हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट निखिल, और आज हम लोग फाइनल अकाउंट के 6वें लेक्चर में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाला जो लेक्चर था, जैसे लेक्चर नंबर 5 या प्रीवियस लेक्चर बोल सकते हैं उसको, वो लेक्चर पूरी तरीके से हमारा क्लोजिंग स्टॉक के बेस पे था। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग उसको जाके देख सकते हो। मैं पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पूरे प्लेलिस्ट को वहां से ऑपरेट कर सकते हो या वहां से आप उसको देख सकते हो। जब तक के आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तब तक कि आपको ये जो लेक्चर है जो हम लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उसको समझने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, अगर आपने वो पहले से प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं सारे के सारे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से स्टार्टअप कर सकते हैं। बट अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज पहले उसको जाके देखिए और देन उसके बाद में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसके बाद इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, अब फॉर्मेट से मुझे एक चीज याद आ रही है। ठीक है, अब फॉर्मेट ये जो है ये बोला गया है फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट है। अब यही फॉर्मेट क्या हर बिजनेस पे अप्लाई होगा, कि कुछ गिने चुने बिजनेस पे अप्लाई होगा या कुछ गिने चुने बिजनेस के लिए ही ये वैलिड रहेगा? ठीक है, तो ये समझने के लिए हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितने प्रकार के बिजनेसेस होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 5 प्रकार के ऐसे बिजनेसेस होते हैं। पहला आपका होता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, दूसरा आपका होता है पार्टनरशिप फर्म, तीसरा आपका होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है, जिसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं। उसके बाद चौथा होता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस, और पांचवा आपका होता है कंपनी। ठीक है, अब ये जो है अलग अलग टाइप के बिजनेसेस है। इस अलग अलग टाइप के बिजनेसेस को क्या हो रहा है, अलग अलग टाइप के बेसिस पे डिफाइन किया गया है या उसके मेंबर्स के हिसाब से डिफाइन किया गया है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब यानी कि क्या, जहां पे एक ही बंदा है, चालक मालक जिसको बोला जाएगा, वही चला रहा है, वही ऑपरेट कर रहा है, वही सारे काम कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे आप जैसे अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो आपको सबसे पहले याद आएगी पानीपुरी की। ठीक है, स्पेशली गर्ल्स। तो वो लोग कहां पहुंचेंगे सीधा जाके, वो लोग पहुंचेंगे सीधा जाके पानीपुरी सेंटर। ठीक है, और भर भर के पेट भर के क्या खाएंगे, पानीपुरी। क्यों? क्योंकि भाई साहब 1 महीना हो गया पानीपुरी के दर्शन नहीं हुए। ठीक है, पानीपुरी के समोसे नहीं खाए, घर का खाना खा खा के कई लोग तो बोर हो चुके हैं। कई लोगों का तो नहीं पता, मैं तो बोर हो चुका हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि आई एम अ फूडी। ठीक है, तो चलिए ये सबको हटाते हुए हम लोग सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो जो पानीपुरी का जो ऑपरेटर है या जो चला रहा है, वो जो शॉप है, वो शॉप जो चला रहा है वो क्या करता है, वो आपको खुद ही बना के देता है। ठीक है, आया टाइम तो पैसे भी वही कलेक्ट करता है, आया टाइम तो प्लेट्स भी वही धोता है। ठीक है, उसने क्या किया है, नॉर्मली किसी बंदे को ना रखते हुए वो खुद ही उस चीज को ऑपरेट कर रहा है, वो खुद ही सारे के सारे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। पर उसी पानीपुरी के सेंटर में अगर 2 लोग मिलके काम करें, एग्जाम्पल के तौर पे कि एक ए है और एक बी है, तो दोनों ने मिलकर एक पानीपुरी का सेंटर डाला, तो इसे बोला जाएगा पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो नॉर्मली क्या, सिंगल बंदा अगर काम कर रहा है तो उसको बोला जाएगा सोल ट्रेडिंग कंसर्न, अगर 2 मिलकर काम कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब इनके लिए जो लॉ है या इनके लिए जो फॉर्मेट है वो डिसाइड करना कैसे किया जाएगा, वो समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं या इनके ऊपर में जो लॉज अप्लाई होते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं खुद हूं, ठीक है, मैं सेल्फ बिजनेस कर रहा हूं और मुझे ही चलाना है और किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि मुझे हाँ ये करना है ये करना नहीं है, तो ये सारी की सारी चीजें मेरे पर अप्लाई होती नहीं है। तो बताइए मेरे लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे या जो मेरे लिए रिस्ट्रिक्शंस बनेंगे, लॉज बनेंगे, वो कैसे रहेंगे, वो लिमिटेड रहेंगे कि बहुत ज्यादा रहेंगे? वो मेरे लिए कैसे रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे। मैं खुद ही बनाऊंगा, हो सकता है मैं खुद बनाऊं और मेरा मन करे तो आए टाइम पे मैं उसको क्या कर दूं, तोड़ भी दूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं तोड़ता भी हूं तो मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो रिस्ट्रिक्शंस कहाँ कम है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में रिस्ट्रिक्शन क्या है, कम है। बट जैसे ही पार्टनरशिप फर्म की बारी आती है तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा कि ए और बी दोनों ही मिलकर क्या बनाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। बट अगर एक बंदे ने भी रूल को तोड़ा तो दूसरा बंदा उसको बोलेगा कि भाई साहब ये दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था, अब तू रूल तोड़ रहा है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्ट्रिक्शंस किसके लग गए? अब अगर ए ने रूल तोड़ा तो बी उसको क्या बोलेगा कि भाई तूने खुद ने बोला था, हम दोनों ने मिलकर बोला था कि ये रूल्स रहेंगे और हम लोग इन लोगों को फॉलो करेंगे, हम इस रूल्स को फॉलो करेंगे, लेकिन तू अब ये रूल्स को तोड़ रहा है। समझ रहे हैं? ठीक है, वैसे ही अगर बात करें ज्वाइंट हिंदू फैमिली की तो अब यहाँ पे और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गए। क्यों? क्योंकि पूरी फैमिली को ध्यान में रखते हुए अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। उसके बाद आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो और बढ़ गया क्योंकि फैमिली से मिलके क्या बना है, सोसाइटी। तो सोसाइटी के बेसिस पे और रूल्स एंड रेगुलेशंस बढ़ गए और उससे बड़ा
बिजनेस जो होता है वो कहलाता है कंपनी, ठीक है। तो किस में ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगे, किस में ज्यादा से ज्यादा लॉज होंगे, किस में ज्यादा से ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, तो कंपनी में ज्यादा से ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, बट सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर में कम रूल्स एंड रेगुलेशंस पाए जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अगर अकाउंटिंग फॉर्मेट की, तो किसका फॉर्मेट जो रहेगा वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, मतलब यानी कि क्या, किसका जो फॉर्मेट रहेगा वो ज्यादा हाई लेवल पे बोल सकते हैं कि प्रोटेक्टेड रहेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तो वो है कंपनी। बट बात करें सोल ट्रेडिंग कंसर्न की, तो ये छोटा मोटा है, अगर आप इसको थोड़ा ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस पे ना फॉलो करते हुए या कम ही रूल्स पे फॉलो कर रहे हो, या बेसिक रूल्स के ऊपर में भी अगर इसको आप डिजाइन कर रहे हो तो भी चल जाएगा, गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट कर लेगी। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये मेरा ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। लास्टली जो मेरे फादर साहब का जो बिजनेस था, ठीक है, उसकी हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था और बैलेंस शीट बनाया था, ठीक है। दो चीज बनाई गई थी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई, उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट दिखाया 3 लाख रुपए का। एक्चुअल में जो प्रॉफिट था वो 3 लाख रुपए का नहीं था, वो कितना था वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जो प्रॉफिट था वो 3 लाख रुपए का नहीं था, ठीक है। जिस ऑडिटर ने, उसका भी नाम मैं नहीं बताऊंगा, जिस ऑडिटर ने हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिया, उसने सबसे पहला सवाल मुझसे ये पूछा कि आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, और उसने ये नहीं पूछा कि आपका प्रॉफिट कितना है, उसने ये पूछा कि आपको प्रॉफिट कितना चाहिए। तो बेसिकली जो फादर साहब है वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में आ रहे थे, उतने रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर में अलाउड किए गए नहीं थे, ठीक है। तो क्या किया गया, उन्होंने सिर्फ 3 लाख रुपए की क्या दिखाई, अपनी प्रॉफिट दिखाई, और उसके बाद में उसी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा के बैलेंस शीट बनवा के वो सारी की सारी चीजें अप्रूवल करके उसको सबमिट भी कर दिया जहां उसको सबमिट करना था, और अगली पार्टी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है। बट अगर यही केस सॉरी, ठीक है, अगर टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के भाई साहब टाटा करते, ठीक है, तो इस केस में क्या होता, ये वो एक्सेप्ट नहीं करते, या इनके ऊपर में जो रिस्ट्रिक्शन है या जो इनकी जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये उस बेसिस पे नहीं बनते कि आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, ये किस बेसिस पे बनते हैं कि आपका एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ कितना है ये बताइए, उसके बाद में मैं आपका क्या बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाऊंगा। तो रिस्ट्रिक्शन के बेसिस पे कौन आ रहा है ज्यादा से ज्यादा, टाटा, ठीक है। बट जो मेरी फादर साहब की शॉप है वो क्या है, वो कम रिस्ट्रिक्शन पे आ रही, ठीक है। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूं कि जिसके ऊपर में कम रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे वही लोग ये सारी की सारी चीजें फॉलो करेंगे या ये फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं। बट अगर जिसके ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा है तो वो खुद अपना ओन फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करेंगे। कंपनी की बात करें तो कंपनी में कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है आपका शेड्यूल 3 के अंदर आपको फॉर्मेट, जिसके बेसिस पे आपको फाइनल अकाउंट वहां पे प्रिपेयर करना पड़ता है। आप अपने मन से अदरवाइज उठा के उसको नहीं डाल सकते, उसमें कई चीजें फॉलो करनी होती है, आपको एएसएस फॉलो करने पड़ते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आपकी इंटरनेशनल कंपनी है तो आपको इंड एएस फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें उसमें फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था फॉर्मेट के बारे में। तो कौन बनाएगा, आज हम लोग जिस फॉर्मेट की बात करें तो हम लोग किस फॉर्म के बिजनेस की बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म की। तो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर में ये फॉर्मेट जो है वो अप्लाई होगा, और किस पे अप्लाई होगा, सोल ट्रेडिंग कंसर्न पे अप्लाई होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर उसका कोई लॉ होगा, मतलब देखिए अब क्रक्स क्या निकला, अगर किसी भी बिजनेस का अगर ओन लॉ है और उस लॉ के अंदर में उसका ओन फॉर्मेट दिया हुआ है अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो वो लॉ को फॉलो करते हुए वो अकाउंटिंग फॉर्मेट को फॉलो करेगा। बट अगर उसका कोई लॉ या कोई फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है कि कहीं पे भी लिखा हुआ, तो उसके ऊपर में क्या अप्लाई हो जाएगा, ये फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझा फॉर्मेट के बारे में, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन एज बिलो, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द फर्म, हम पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, सो दैट इज द रीजन यहाँ पे क्या आएगा, नेम ऑफ द फर्म। नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे थोड़ा जोर डालिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब यहां पे उसने 31 मार्च ही क्यों लिया, वो चाहता तो 31 दिसंबर भी ले सकता था। क्यों, क्योंकि नॉर्मली जो हमारा साल खत्म होता है, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कितने साल के लिए होती है, 1 साल के लिए। हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कितने साल के लिए हो रही है, वो 1 साल के लिए हो रही है, ठीक है। अब साल कहाँ खत्म हो रहा है, क्योंकि ये क्या कहना चाहता है कि ये जो अकाउंट बन रहा है ना, ये बन रहा है फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। और ईयर एंड कब कर रहा है, वो कर रहा है 31 मार्च को। क्या वो दिसंबर को कर सकता था, हाँ कर सकता था, पर क्यों नहीं किया। नवंबर को भी कर सकता था, पर क्यों नहीं किया।
अक्टूबर को भी कर सकता था, बट उसने नहीं किया, उसने प्रेफरेंस लिया है मार्च का। ठीक है, तो इसको समझते हैं आप कि इसने मार्च ही क्यों लिया अपने एग्जाम्पल में, इसने नवंबर, अक्टूबर या दिसंबर को क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो नॉर्मली किसी भी अकाउंटिंग में 2 ईयर्स होते हैं। पहला होता है आपका कैलेंडर ईयर, क्या होता है आपका कैलेंडर ईयर, और दूसरा होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। दूसरा क्या होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। जो कैलेंडर ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 तारीख पहला महीने से और खत्म होता है 31 तारीख 12वें महीने पे। बट जो फाइनेंशियल ईयर है वो चालू होता है आपका 1 तारीख पहले महीने से और खत्म होता है 31 तारीख, सॉरी 1/4 से चालू होता है और 31 मार्च को जाके वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक और सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि ये क्या होगा, इसकी जो डेट होगी वो क्या होगी, पहले 1 तारीख से चालू होगा पहले महीने से और 31 दिसंबर को जाके खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू होके 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। अगर कहीं पे भी इस तरीके का फॉर्मेट यूज किया होगा तो आप मान लीजिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ये तरीके का फॉर्मेट अगर उसने यूज किया होगा डेट वाइज, तो क्या किया जाएगा। अगर उसने बोला प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ दिसंबर 2000 जो भी होगा समथिंग, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग मान लेंगे कि वो कैलेंडर ईयर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बट अगर जैसे ही उसने बोला कि नहीं प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च, जैसे कि हमारे केस में बोला है। ठीक है, तो हमारे केस में ये बोला है 31 ऑफ मार्च, तो वो कौन सा ईयर फॉलो कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है इसमें आइडेंटिफाई करने का, जैसे मैंने लिख दिया कि प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द 2017। ठीक है, अब 2017 लिख के बोल दिया मैंने कि और कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया। ठीक है, अब अगर ऐसा कुछ बोल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कौन सा ईयर फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है कैलेंडर ईयर। कैसे, क्योंकि अगर मैं इसके आगे 2007 लिखूं और इसके भी आगे 2007 लिखूं तो देखिए स्टार्ट भी सेम ईयर से हो रहा है और एंड भी सेम ईयर पे हो रहा है। सो दैट इज द रीजन इसको बोला गया है यहाँ पे 2007। इसीलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही ईयर में आ गया। ठीक है, बट अगर यहाँ पे मैं 2007 लगा दूं और इसी के साथ वही हरकत करूं जो मैंने कैलेंडर ईयर के साथ में की थी, तो यहाँ पे मेरा हिसाब गड़बड़ा जाएगा। कैसे गड़बड़ा जाएगा, मेरा एंड, जो मेरा स्टार्टिंग है वो मेरा एंड बन जाएगा और जो मेरा एंड है वो मेरा क्या बन जाएगा, स्टार्टिंग। ठीक है, तो मुझे इस गड़बड़ को हटाने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2008। क्या कहना चाहता है, ये बोल रहा है कि 1 तारीख चौथे महीने 2007 को ये अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2008 को ये क्या हुआ है, एंड हुआ है। तो अब इसके अंदर 2 ईयर शामिल है। ठीक है, कौन से, पहला है आपका 2007 और दूसरा है आपका 2008। सो दैट इज द रीजन यहाँ पे क्या यूज किया उसने 2007 और यहाँ पे यूज किया उसने 2007 और 8। तो ये 2 आइडेंटिफिकेशन बताया मैंने कि अगर कहीं पे भी बोल दिया जाए प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च, समझ लेना फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा नहीं है। ठीक है, बट अगर बोल दिया गया कि प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ दिसंबर या बोल दिया गया 31 ऑफ 12, ठीक है, सो उस केस में आप कौन सा ईयर फॉलो कर रहे हैं या वो बंदा कौन सा ईयर फॉलो कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है आपका कैलेंडर ईयर, ना कि फाइनेंशियल ईयर। आई थिंक मैं बहुत ज्यादा स्पीड बोल रहा हूं तो मैं थोड़ी स्पीड कम करता हूं अपनी। ठीक है, चलेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो अब वो आपके हाथ में है कंट्रोल, आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको रिवर्स करके देख सकते हो या इसी लेक्चर को बार बार देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग काफी लेट हो चुके हैं, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाऊं। ठीक है, और मैं कॉन्सेप्ट को तो छोड़ नहीं सकता क्योंकि मुझे पेट में खाना नहीं पचता है अगर मैंने कॉन्सेप्ट छोड़ दिया है किसी चीज का। ठीक है, या किसी चीज का रीजन मैंने नहीं बताया है तो। ठीक है, तो चलिए ये हो गया कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। ये हमें थोड़ा ना डिस्कस करना था, ये तो हम लोगों ने एज अ सब्स्टिट्यूट के तौर पे देख लिया। हमें तो डिस्कस करना था कि उसने 31 मार्च को ही क्यों लिया। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो इनकम टैक्स पेड करने का सॉरी ये गलती होगी मुझसे कि इनकम टैक्स पेड करने का नहीं, इनकम कैलकुलेट करने का जो डेट होता है वो होता है हमारा 31 तारीख तीसरा महीना। अब ऐसा क्यों किया गया, गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही है। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो कोई भी क्या करता, कोई भी किसी भी डेट पे अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करता और उसको ले जाके जमा करवा देता। क्या गवर्नमेंट के पास काम धंधा नहीं है क्या, ये वही करते बैठे। ठीक है, और दूसरी चीज गवर्नमेंट को अपना बजट डिसाइड करना होता है। ठीक है, जैसे आप लोग अपने घर का बजट बनाते हो कि हाँ इस बार हमारे पास में इतनी इनकम आई है और इस लेवल पे या इस जगह पे हम लोग ये सारी की सारी इनकम्स को खर्चा करेंगे, तो वैसे ही गवर्नमेंट को भी अपना बजट डिसाइड करना होता है। तो उसी लिए उसने एक क्या किया गया है, अपना एक डेट स्पेसिफिक किया है कि 31 तारीख मार्च को हम लोग क्या लेंगे, हम लोग इनकम सभी की कैलकुलेट करके मांगेंगे और उसी टाइम पर अगर हो सकता है तो आप क्या जमा करा दो, टैक्स जमा
करा दो, ठीक है। अब गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांग रही है 31 मार्च को। अगर आपने अकाउंटिंग करके रखी है कैलेंडर ईयर के हिसाब से, तो आपकी अकाउंटिंग हुई है 31/12, मतलब यानी कि क्या 31 तारीख 12वां महीना दिसंबर तक के। तो जो 3 महीने का गैप आया, कहां से कहां तक के का, 31 दिसंबर से 31 मार्च तक के का, वो जो गैप है उस गैप को भी आपको कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ले दिसंबर वाला, बाकी 3 महीने का मैं नहीं दूंगा, अगले साल देखा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, मेरे को एग्जैक्टली कहां तक के चाहिए, 31 मार्च तक के चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। अगर तू दिसंबर का दे रहा मुझे नहीं पता, और 3 महीने का कैलकुलेट कर, और 3 महीने का कैलकुलेट करके इसके अंदर चिपका, एड ऑन कर और सबमिशन मार, ठीक है। अब गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है भैया, मानना तो पड़ेगा। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो और अगर आप बिजनेस ओनर हो, तो आप कौन सा ईयर प्रेफर करना चाहोगे, ऐसा कि जहां पे आपको और एड ऑन 3 महीने का अकाउंटिंग करके उसको देना पड़ रहा है, या फिर ऐसा कि जहां पे कोई अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है, जितना आपने अकाउंटिंग किया उतना ही गवर्नमेंट आपसे टैक्स भी लेगी और आप उसको ले जाके सबमिट कर दो कि आपको कोई दूसरी अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं बिजनेसमैन होता ना, तो भाई मैं ये प्रेफर करता। क्यों? क्योंकि मैं बिजनेस करने बैठा हूं भैया जी, मैं यहाँ पे अकाउंट बनाने नहीं बैठा, ठीक है, कि मैं पहले मंथली मेंटेन करूं, फिर मैं जर्नल मेंटेन करूं, लेजर मेंटेन करूं, उसके बाद में मैं सीधा सीधा फाइनेंशियल ईयर, फिर मैं कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर के बीच में झगड़े में फंसूं। मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, जैसी गवर्नमेंट चल रही है मैं उसी हिसाब से चलना पसंद करूंगा, ठीक है। अब कैलेंडर ईयर कौन फॉलो करता होगा, वो कौन फॉलो करता होगा, वो हमारा पार्ट नहीं है, अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट अभी मैंने ये बता दिया आपको कि उसने मार्च क्यों बोला, ठीक है। मार्च इसीलिए बोला क्योंकि उसको टैक्स जमा कराना होता है, और टैक्स जमा कराने के लिए आपको क्या होना होता है, आपकी इनकम को कैलकुलेट करना होता है। इनकम कैलकुलेट ही कहां से होगी, क्योंकि प्रॉफिट मतलब यानी कि क्या, आपकी इनकम, और इनकम कैलकुलेट ही कहां से होगी, जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करोगे। सो दैट इज द रीजन आपसे 31 मार्च तक के का ही हिसाब किताब मांगा जाता है, ठीक है। सो इसीलिए इन्होंने भी कौन सा फॉलो किया, 31 मार्च, ठीक है। उसके बाद अब डायरेक्ट हम लोग आइटम्स की ओर आते हैं। आइटम्स की ओर आने से पहले हम लोग एक चीज बता दूं मैं आपको, या एक चीज देख लेते हैं कि एक्सपेंस और ये इनकम साइड, ठीक है, इसका जो बैलेंस होगा वो होगा डेबिट बैलेंस, और इसका जो बैलेंस होगा वो होगा क्रेडिट बैलेंस। इसके अंदर आने वाली जितनी भी आइटम्स है वो सारी की सारी आइटम्स इनडायरेक्ट होगी, वो मे भी हो सकता है इनडायरेक्ट इनकम हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, ये हम लोगों ने पहले ही देखा था, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा बात ना करते हुए सीधा अब आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस लॉस पता है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस लॉस है, कब ग्रॉस लॉस आएगा, कि आपका एक्सपेंस बढ़ गया है और इनकम क्या हो गई है, कम हो चुकी है। एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम क्या है, कम, तो उस केस में क्या आ जाएगा, आपका ग्रॉस लॉस आ जाएगा। बट अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। कॉमन सेंस यार, कि खर्चा अगर आपका बढ़ गया और इनकम कम है, ठीक है, जैसे कि रिसेंटली अभी कई घरों में ऐसा हो रहा होगा कि इनकम बिल्कुल जीरो है लेकिन खर्चे तो लागू ही है ना, ठीक है, खर्चे तो लग ही रहे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ, मेरी इनकम जो है वो कम हो रही है लेकिन एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। तो किसी भी चीज को अगर आपको देखना है तो वो इसी तरीके से आपको उसको क्या करना होगा, कंपैरिजन करना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद आ रहा है आपका सैलरी, ठीक है। सैलरी मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इसके बारे में। ऐसा कोई भी एम्प्लॉय जो मेरे ऑफिस में काम कर रहा है या मेरे ऑफिस वर्क से रिलेटेड कोई काम कर रहा है तो उसको हम लोग जो दिया जाता है वो उसको बोलते हैं सैलरी, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस, इसको प्रायोरिटी, यहाँ पे प्रायोरिटी दी जा रही है सैलरी को, और वेजेस को प्रायोरिटी कम दी जा रही है, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस, नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑफिस में काम करने वाले बंदे को जो मिल रहा होगा वो ऑफिस एक्सपेंस होगा, ठीक है। सॉरी, ऑफिस में जो लग रहे होंगे छोटे मोटे खर्चे उसको ऑफिस एक्सपेंस बोला जाएगा। उसके बाद आ रहा है जनरल एक्सपेंस, ठीक है। जनरल एक्सपेंस यानी कि क्या होगा, ये पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लेकिन छोटा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जनरल एक्सपेंस यानी कि क्या होगा, ऑफिस में लग तो रहे हैं लेकिन ऐसे कोई खर्चे हैं जिसको हम लोग अलग से रिकॉर्ड ना करते हैं, हम लोग क्या करें, एक ही इसमें डाल दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि मैंने कॉफी मंगवा ली, या मान लेते हैं कि साल भर मैंने एक बार पार्टी कर लिया और पिज्जा मंगवा लिया। तो ये जो है, क्या मैं इसके लिए अलग से लेजर बनाऊं, इसकी अलग से जनरल एंट्री पास करूं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी को एक छोटा सा ऐसे नॉर्मल वाला अकाउंट बनाते हैं और उसके अंदर सारे के सारे एक्सपेंसेस पुट करते जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हो किसी भी चीज का, अगर जैसे आप अगर कुछ चीज मेंटेन कर रहे हो, किचन मेंटेन कर रहे हो, तो क्या करते हो, जो बड़ा बड़ा आइटम होता है उसको आप क्या करते हो, उसको एक सेपरेट डब्बे में मेंटेन करते हो। लेकिन ऐसे कई ऐसे आइटम होते हैं जो पैकेट वाइज आते हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो क्या करते हो, आप एक बड़ा सा जार लेते हो या डब्बा लेते हो, उसी के अंदर सारे पैकेट ठूस के रख देते हो, और जब आपको जरूरत लगती है तो पैकेट निकालते हो, आप यूज करते हो और उसके बाद में उसको वैसे के वैसे वहीं पे रख देते हो, ठीक है। तो वो कॉमन जो जार है, ठीक है, वो हर छोटे आइटम के लिए जाना जा रहा है। तो अगर आपको कोई भी छोटी चीज ढूंढनी होगी तो वो कहाँ मिलेगी आपको,
उसी जार के अंदर। तो वैसे ही ये जर्नल एक्सपेंस है, ठीक है। तो जर्नल एक्सपेंस नॉर्मली क्या किया जा रहा है, वो किस लिए प्रिपेयर किया जा रहा है कि आपको बड़े उसका क्लासिफिकेशन नहीं किया आपने, सो दैट इज द रीजन उसने उसको क्या किया आपने एक छोटे से जार में उठा के डाल दिया, या छोटे से अकाउंट में उठा के डाल दिया, ठीक है। जनरल एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस, अगर ट्रेड एक्सपेंस जनरल एक्सपेंस दोनों दिया है तो ट्रेड वाला जाएगा ट्रेड में और जनरल वाला जाएगा जनरल में। बट अगर दोनों में से कोई भी एक दिया तो उठा के कहां डाल दोगे उसको, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस में कंफ्यूजन मत करिएगा या कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कभी कभार कैसा करेगा वो आपके साथ में गेम खेलेगा, ट्रेड एक्सपेंस दे देगा और सन्ड्री एक्सपेंस दे देगा, तो आप बोलोगे कि ट्रेड भी दिया और जनरल और सन्ड्री में फर्क क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, सन्ड्री को कंसिडर कर लो जनरल के तौर पे, इसको डालो पीएनएल के अंदर और इसको डालो ट्रेड के अंदर ना। सिर्फ और सिर्फ ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो दोनों का जो डिफरेंस है, या जो बोल सकते हैं दोनों की जो आइटम्स है, वो क्या होगी, वो एक दूसरे के साथ में मैच करेगी, ठीक है। आप किसी और के साथ में इसको मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा। जैसे जनरल के साथ में आप क्या करें, जनरल को रिप्लेस कर रहे हो सन्ड्री एक्सपेंसेस के साथ में, बिल्कुल नहीं चलेगा। जनरल मतलब जनरल और ट्रेड मतलब ट्रेड, तो ट्रेड वाला एक्सपेंस जाएगा ट्रेड के साथ और जनरल वाला जाएगा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। अगर सन्ड्री दिया तो सन्ड्री सीधा पीएनएल जाएगा और इसका कोई कंपैरिजन किया जाएगा नहीं, ठीक है। सन्ड्री दे दिया और ट्रेड दे दिया तो दोनों ही आइटम कहाँ जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। जब एग्जांपल करेंगे तो देख लेंगे अच्छे से वहां पे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पता है आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम मालूम है, ठीक है, ठीक है। टेलीफोन चार्जेस, चार्ज, ठीक है, नॉर्मली ये भी एक टाइप का फीस होता है, ठीक है। फीस और चार्ज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद वही सेम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है। लीगल चार्जेस सेम वही है, लीगल चार्जेस, फीस, ठीक है। फीस और चार्ज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस कहाँ आता है, सैलरी और फीस में, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दो चीजें आई है मेरे सामने, पहली एक आई है फीस और एक आई है सैलरी, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये मैं हूं, अबे दुखी कैसे हो गया भाई, मेरी आंख नाक मुंह सब गायब हो गए, हाँ हाँ, ये मैं हूं, ठीक है। और ये मेरी क्यूट सी वाइफ है, ठीक है। वैसे तो है नहीं बट मान लेते हैं कहीं तो होगी, ठीक है। अब ये जो मोहतरमा है ना, ये सदा बीमार रहती है, ठीक है। इसको आए दिन कुछ ना कुछ होते ही रहता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसको आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है और जब जब मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ 500 रुपये का फटका लगता है, ठीक है। महीने में कम से कम 600 बार 600 बार बहुत हो गया, कम से कम 60-70 बार ये बीमार पड़ती है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हुआ कि अब मैंने क्या किया, मैंने बोला ये 60-70 बार बीमार पड़ती है, हर बार लेके जाता हूँ 500 रुपये लगता है, और डॉक्टर को जो है मेरे आने जाने की जो तकलीफ है, ये सब नौटंकी रहती है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला एक काम करो, एक डॉक्टर पकड़ो, इस हरामखोर को घर पे बिठा लो, ठीक है। इस डॉक्टर को क्या करो, घर पे बिठा लो, और जब अब ये बीमार पड़ेगी तो मैं उसको डॉक्टर के पास न ले जाते हुए मैं सीधा इसको बोलूंगा एक काम कर, इसको ट्रीटमेंट कर दे, ठीक है। तो अब ये जो डॉक्टर है मेरे यहाँ जो काम कर रहा है, उसको जो मैं पैसा दूंगा वो दूंगा सैलरी, ठीक है। मान लेते हैं खुदा ना खास्ता किसी दिन ये कम बीमार पड़ी, मान लेते हैं 6-7 बार बीमार पड़ी, सीधा रेशो कम हो गया, ठीक है। तो भी सैलरी ये उतनी ही लेगा, जैसे मान लेते हैं कि पहले ये ले रहा था 30,000, तो आज भी ये 30,000 ही लेगा, ठीक है। इसके सैलरी में कोई कम ज्यादा होगा नहीं, बोलेगा भाई साहब तू काम करवा मत करवा, मेरी जितनी सैलरी है मुझे लगेगी ही लगेगी, ठीक है। जैसे कई लोगों को आज की डेट में सैलरी प्रोवाइड की जा रही होगी, ठीक है। बट फीस की बारी क्या आती है, यानी फीस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कि मान लेते हैं यही सेम एग्जांपल, ये वाइफ है, लेकिन अब ये जो बीमार पड़ती है महीने में पड़ती है 3 से 4 बार। अब आपको क्या लगता है, कॉमन सेंस लगा के बताइए, क्या मुझे मेरा खुद का ओन डॉक्टर घर पे रखने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 500 रुपए चार्ज है, 3 से 4 बार मुश्किल से जाएगा कितना, 2,000-2,500 रुपए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके पास लेके जाऊंगा और मैं इसका इलाज करा के लेके आ जाऊंगा। तो इस केस को बोला जाता है, जो मैंने अभी यहाँ पे जो पेड की है वो उसको बोला जाता है फीस। जब मैंने उस डॉक्टर को सिर्फ मेरे लिए हायर किया तो उसको बोला जाएगा सैलरी। बट जब वो डॉक्टर के पास मैं जा रहा हूँ और भी बहुत सारे क्लाइंट आ रहे हैं, और भी बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, और वो मुझे मेरी वाइफ को भी ट्रीट कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में उसको बोला जाएगा फीस, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फीस और किसमें, सैलरी में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है फीस का मतलब तो समझ में आ गया।
ऑडिट, ऑडिट का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप अपने अकाउंटिंग करवाते हो, जैसे अभी हम लोग सीख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, तो ऐसे ही कोई बंदा आपके यहाँ आया और ये सारी अकाउंटिंग करके गया, आपका स्टॉक का वैल्यूएशन किया, सारी की सारी चीजें किया, तो उसी को बोला जाता है ऑडिट, ठीक है। और ऑडिट फीस यानी कि क्या होगा, जब आप किसी बंदे को हायर करके लेके आ रहे हो या फीस दे के लेके आ रहे हो आपकी ऑडिटिंग के लिए, बट अगर आपने खुद का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने ऑफिस में बैठा लिया, ठीक है, वही आपकी सारी अकाउंटिंग कर रहा है, तो उस केस में जो आप उसको पैसे दोगे उसको बोला जाएगा सैलरी, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर ऑडिट फीस बोला, इसका मतलब क्या है कि वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आपका ओन नहीं है, वो क्या है, वो अलग से अपना ऑफिस खोल के बैठा है, आप उसके पास जा रहे हो, अपना काम करवा रहे हो और वापस आ रहे हो, ठीक है। या मे भी हो सकता है वो खुद आपके यहाँ पे आके काम करके गया वापस, ठीक है। वो आपका नहीं है, आपके उसके ऊपर में रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब आप वो थोड़ा ना बोलोगे कि तू मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है और तू दूसरे क्लाइंट के बारे में क्यों सोच रहा है, या दूसरे क्लाइंट के बारे में क्यों दूसरे क्लाइंट को क्यों एडवाइस कर रहा है, तो वो कर सकता है, वो फ्री है, ठीक है। बट अगर सिर्फ और सिर्फ आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होता और वो बाद में किसी और कंपनी के पास या किसी और इंस्टीट्यूट के पास या किसी के भी पास अगर वो काम कर रहा होता, तो उस केस में आप उसके ऊपर में क्या लगा सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होगी। बैंक चार्जेस, अगर आपने क्या किया, जैसे नॉर्मली अगर आप एटीएम इशू करते हो तो बैंक चार्जेस ठोकता है। कोई ऐसी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जैसे जिसको बोला जाता है कि जैसे डायरेक्ट सर्विसेज होती हैं आपको जो बैंक प्रोवाइड करता है, कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर देना हो गया, उसको स्टैंडिंग ऑर्डर्स बोलते हैं, सॉरी हाँ अब याद आया, उसको स्टैंडिंग ऑर्डर्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स के क्या लेता है, आपसे चार्जेस लेता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा किया तो इसको बोला जाएगा आपका स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर में आएगा, और इसके लिए वो क्या करेगा, चार्ज करेगा, फ्री में तो करेगा नहीं ना, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बैंकिंग चार्जेस। इंटरेस्ट पेड, अगर आपने लोन लिया, ठीक है, आउटसाइडर से लोन लिया, तो उसको जब आप कुछ पेड कर रहे हो रिटर्न में, ठीक है, तो उसे बोला जाता है इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद वेयर हाउस रेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, वेयर हाउस रेंट मतलब यानी कि क्या, जब तक कि आपका फिनिश्ड गुड्स नहीं बना तब तक कि वो जितनी भी कॉस्ट उसमें लग रही है, जितने भी एक्सपेंसेस उसके अंदर लग रहे हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस में कंसिडर किए जाएंगे, या वो कहा जाएगा कि वो कॉस्ट का पार्ट है उसके, ठीक है। बट अगर ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो फिनिश गुड्स तो हो गया है लेकिन उसके बाद में लग रहा है, तो उसको बोला जाएगा आपका इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट नेचर का आता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। अब इसको समझते हैं, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला रेंट, रेट्स एंड तीसरा वर्ड है लीज, ठीक है। मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि टैक्स का मतलब क्या होगा कि जब भी आपने ये 3 सर्विसेज ली है या 3 सर्विसेज के फॉर्म में कोई चीज ली है, तो उसमें एक्स्ट्रा जो पैसा आपको जा रहा है एज ए टैक्स के फॉर्म में, तो वो टैक्स होता है, ठीक है। बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सर्विसेज की बात कर रहा हूँ कि सर्विस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं। तो जब कभी आप मंथली बेसिस पे कोई भी चीज को हायर करते हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने 1 महीने के लिए रूम रेंट पे लिया, या बोल सकते हैं कि आपने 3-4 महीने के लिए अपना एक ऑफिस रेंट पे लिया, तो उसे जो दिया जाता है वो दिया जाता है रेंट, ठीक है। बट आप कहीं बाहर गए और बाहर जाके आपने क्या किया, 5 दिन के लिए आपने क्या किया, कोई रूम रेंट पे लिया, ठीक है, तो उस केस में कहा जाएगा रेट्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि होटल्स जो होते हैं आपके, जो रूम प्रोवाइड किए जाते हैं आपको, तो वो जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं रेट के हिसाब से, ठीक है, कि आपका पर डे या पर नाइट 900 रुपए रहेगा, 1000 रुपए रहेगा, या सो ऑन, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है रेट्स, ठीक है। और लीज का मतलब क्या होता है, जो ईयरली लगता है, जो ईयर के वाइज लगता है, ठीक है। तो 3 चीजें देखिए, मंथली बेसिस पे रेंट, डेली बेसिस पे रेट्स और ईयरली बेसिस पे लीज, ठीक है। और एडिशनल अगर इसके अंदर कुछ भी आपको पैसा लग रहा है, यानी कि क्या, जैसे अगर आप रेंट पे ले रहे हो तो जीएसटी लगता है, इस पे भी जीएसटी अप्लाई है और इस पे भी जीएसटी अप्लाई किया जाता है। तो इसी जो एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है आपका, इसी को बोला जाता है टैक्स, ठीक है। तो बस वो वही कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट समझ में आया, मंथली बेसिस पे लिया तो रेंट, डेली बेसिस पे लिया तो रेट्स, और दोनों में एडिशनल दिया तो टैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद इंश्योरेंस, पता है इंश्योरेंस क्या होता है, पता है हमें, ठीक है। तो ये हमें अलग से देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंश्योरेंस देख चुके हैं,
नेक्स्ट इसके बाद ट्रेड एक्सपेंस, ये अभी बताया था इसके पहले कि अगर जनरल और ट्रेड दोनों में से एक दिया रहा तो कहाँ जाएगा वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंस दिया है इसका मतलब क्या है कि कहीं पे भी जनरल एक्सपेंसेस की बात की गई नहीं है ट्रायल बैलेंस के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलेगी आपको, ट्रैवलिंग एक्सपेंस और एक और चीज मिलेगी यहाँ पे, ये देखिए नीचे, ठीक है, कन्वीनियंस, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस किसको बोला जाएगा, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल की, चलिए एग्जाम्पल ही ले लेते हैं सीधा सीधा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कि ये मेरा घर है, अरे यार घर बन भाई, हाँ ये मेरा घर है, ठीक है, और ये मेरा ऑफिस है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 5 किलोमीटर, ठीक है। ऑफिस ने मुझे क्या किया, मुझे एक कार दी है, ठीक है, जिससे कि क्या करता हूं मैं, जिसको मैं यूज करता हूं ऑफिस जाने के लिए और ऑफिस से घर वापस आने के लिए, ठीक है। तो इसे बोला जाएगा कन्वीनियंस, ठीक है। बट एक बार क्या हुआ कि आउट ऑफ महाराष्ट्र मुझे जाना पड़ा बिजनेस मीटिंग के लिए, ठीक है, और बिजनेस मीटिंग के जाने के लिए मुझे लग गया करीब करीब खर्चा 30,000 रुपए, होटल में रहने का, खाने का, पीने का, या जाने का ही सिर्फ मान लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ जाने का, ठीक है। तो उसे बोला जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यानी कि क्या, जो आप रेयर कर रहे हो कहीं पे भी ट्रैवल तो उसको बोला जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस। बट अगर आपका कन्वीनियंस किसको बोला जाएगा, जो आपका डेली बेसिस पे हो रहा है या बोल सकते हैं रूटीन वाइज हो रहा है, तो उसको बोला जाएगा कन्वीनियंस, ठीक है। नॉर्मली कई ऐसी कॉल सेंटर्स कंपनीज होती है जो क्या करती है, अपने एम्प्लॉइज को एक वैन देती है, ठीक है, वैन प्रोवाइड करती है जिसमें वो घर से वापस घर आ सकते हैं और ऑफिस से घर वापस जा सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोला जाएगा कन्वीनियंस, ठीक है। तो दोनों वर्ड का डिफरेंस बस पता रहना चाहिए आपको, अदरवाइज और कुछ है नहीं इसके अंदर जानने के लिए। डिस्काउंट अलाउड, ये नॉर्मली कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हमने पहले ही देखा 11th में, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता नहीं है। उसके बाद आपका आ रहा है एडवर्टीजमेंट, ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा होता है, ठीक है, बट आप लोग इसको कंसिडर कर लेते हो रेवेन्यू के एक्सपेंसेस में। ये कहाँ जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद आपका आ रहा है एक्सपोर्ट ड्यूटी, जिस तरीके से आप इंपोर्ट करते हो और इंपोर्ट करने के टाइम पे आपको जो टैक्सेस लगते हैं वैसे ही आप एक्सपोर्ट करते हो, तो उसको एक्सपोर्ट करने के टाइम पे भी आपको क्या देने पड़ते हैं, टैक्सेस देने पड़ते हैं। और उस टैक्स का फॉर्म होता है या उस टैक्स का नाम होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी कब दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका इंडिया से बाहर माल जा रहा है, आप मास्क बनाते हो, ठीक है, और मास्क बनाने के बाद में क्या किया आपने, इंडिया में तो सप्लाई कर ही दिया, पर इंडिया के बाहर में भी आपके मास्क की काफी डिमांड है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हल्दीराम अगर देखा जाए, हल्दीराम का जो गुड्स होता है वो इंडिया में भी सप्लाई होता है और आउट ऑफ इंडिया भी जाता है, तो उस केस में उसको क्या लगती होगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती होगी। या आप अगर मास्क बना के बेच रहे हो, अगर आउट ऑफ गया इंडिया के, तो आपको क्या लगेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कैरेज आउटवर्ड, पता है हमको कि कैरेज इनवर्ड मतलब माल अंदर की ओर आ रहा है और कैरेज आउटवर्ड मतलब माल बाहर की ओर जा रहा है। सिर्फ कैरेज दिया रहा, इसका मतलब क्या होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ कैरेज इनवर्ड की बात कर रहा है। पैकिंग चार्जेस पता है। उसके बाद ये जो पोर्शन, इतना पोर्शन, ठीक है, ये वाला, इसे हम लोग ना एक पूरा लेक्चर लेंगे, एग्जाम्पल इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं है। कई बार आपके टीचर ने आपको बोला होगा कि ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, बट ये फॉर्मूला नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत लॉजिकल है, बहुत मजा आएगा इसको समझने के लिए, ठीक है। अभी इसके बारे में हम लोग बात इसीलिए करेंगे नहीं। उसके बाद में बारी आती है, आज इस लेक्चर में पहले हम लोग एक्सपेंसेस को डिस्कस करेंगे, मतलब ये साइड। अगले लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग, ये साइड डिस्कस करेंगे, इनकम, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग सीधा थोड़े बहुत एडजस्टमेंट देखेंगे और बहुत जल्द ही हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करें, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक बंदा है, ठीक है, और ये मेरे यहाँ काम करता है, ठीक है। ये मेरे यहाँ चाय के कप जो आते हैं वो धोने का काम करता है, ठीक है। इसकी सैलरी सुनोगे आप, इसकी सैलरी है करीब करीब 50,000 रुपए मंथ, ठीक है। आप काम करना चाहोगे, नहीं यार, पढ़ लो पहले, ठीक है। तो एक दिन में क्या हुआ कि मैं इसके यहाँ पहुंचा, रही मेरी 3 गर्दन कैसे हो गई, हाँ। तो एक दिन में क्या हुआ, मैं इसके यहाँ पहुंचा, इसके पास पहुंचा, ये अपना काम कर रहा था, ग्लास धो रहा था बड़े मजे से, ठीक है। तो मैंने बोला भाई सुन, तो ये बोलता है सुना। मैंने उसके आगे नहीं बोला आती है खंडाला, मैं इसको ले जाके क्या करूँगा, खंडाला, ठीक है। तो मैंने बोला सुन भाई, 50,000 तेरी सैलरी है, तू आज की डेट में 30 साल का नौजवान है, नौजवान ही बोलेंगे इसे, अच्छा खासा है, हट्टा कट्टा है, कोई दिक्कत नहीं है, ना तेरे को कोई बीमारी है, कोविड-19 भी नहीं है तेरे को, तो
बोले हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर तू 60 का हो गया या 70 साल का हो गया और उस टाइम तक के अगर तू जिंदा रह गया कोई बगैर बीमारी के, तो तू काम क्या करेगा? तो बोले सर गिलास धोऊंगा। मैं बोला तेरे को मैं नौकरी पे नहीं रखूंगा, 60-70 साल के आदमी को मैं क्यों रखूं, वो तो ढंग से काम भी नहीं करेगा। मैं किसी और को रखूंगा, मैं जवान को नौकरी पे रखूंगा। तो बोले सेठ आप मेरे साथ ऐसा करोगे, मैं निकाल दूंगे मुझे। मैं बोला हाँ ठीक है। तो बोले सर सेठ मेरे बच्चे मेरे को पाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इतना सारा कमा के रखा है। बोला अगर बच्चों ने भी धोखा दे दिया तेरे को तो, ठीक है। तो बोलता है सेठ ये तो बहुत दिक्कत वाली बात आ गई। तो मैंने इसको एक सॉल्यूशन दिया। मैंने बोला देख मैं तो मेरे काफी टच में है, करीबी है, तो इसीलिए तेरे लिए ये स्पेशल ऑफर है, तेरे लिए नहीं, ये वैसे तो सभी के लिए रहता है, मैं चढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। कि देख तू 50,000 कमाता है, एक काम कर तू 5,000 रुपए ना हर महीने मेरे पास जमा कर दिया कर, ठीक है। और सिर्फ 45,000 रुपए की अपने पास इनकम लेके जाया कर। वो मेरे बिल्कुल सामने आया, सीधा एकदम सामने आके ऐसा खड़ा हो गया और ऐसे बाल ऊपर करता है, ठीक है। और बाल ऊपर करके बोलता है सेठ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या? मैं बोला कुछ तो लिखा हुआ नहीं है। तो क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो? सी बना रहे हो मेरे को, ठीक है। तो मैंने बोला भाई सी क्यों बनाऊंगा तेरे को? तो बोले क्या है ये, 50,000 लेके जाता था, आप 45,000 दे रहे हो, 5,000 काट रहे हो, किस बात के पैसे काट रहे हो? मैं बोला सुन तो ले पूरी बात। तो 5,000 रुपए जो मैं काटूंगा तेरे, वो 5,000 रुपए में मैं अपने 5,000 जोड़ूंगा और 10,000 बना दूंगा। तो बोले उस 10,000 का क्या करोगे फिर? बोला वो जो 10,000 जब तू मेरे पास से नौकरी छोड़ के जाएगा ना, तो वो मैं तुझे दे दूंगा, ठीक है। बोले बात बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। सेठ बोले एक काम करो 5 की जगह 10 काटो। मैं बोला नहीं 5 ही काटते हैं, 5 ही काटते हैं, ठीक है। मेरे भी बाल बच्चे हैं भाई, वो भी पढ़ने लिखने जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑफर उसको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। उसने क्या किया, बोला ठीक है आप मेरा 5,000 काट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब कई लोग चिल्लाना चालू कर देंगे, या मैं कई लोगों से सवाल करना चाहूंगा इस बार, ये हरकत करने के बाद में मेरी जो सैलरी की एक्सपेंस है वो कितना है? वो 50,000 रह गया कि 45,000 रह गया? तो बोलेंगे सर 45,000 दिख ही रहा है, 5,000 तो आपने काट लिया, ठीक है। बट मैं आपको बोलूंगा कि 50,000 क्यों? 50,000 अरे ये जो 5,000 मैं काट रहा हूं, मैं उसको अभी नहीं दे रहा, बट फ्यूचर में कहीं ना कहीं तो दूंगा ना, ठीक है। और इसी को जो मैंने पैसे काटे हैं, इसी को बोला जाता है पीएफ, ठीक है। और जिस टाइम पे मैं काटता हूं तो इसको बोला जाता है पीएफसी, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जिस टाइम पे मैंने काटा इसे तो प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन बोला है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, 45,000 सैलरी का और 5,000 पीएफसी मतलब प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन का, तो मेरा टोटल खर्चा इस साल का इससे रिलेटेड, मतलब ये एम्प्लॉय से रिलेटेड कितना हो गया? 50,000। तो मेरे इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 50,000 जाना चाहिए कि 45,000 जाना चाहिए? 50,000 जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस 5,000 को भी कहां शो करूंगा? मैं शो करूंगा इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। ये क्या है? प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड 3 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने पहला वर्ड देखा, अभी 2 वर्ड और बाकी है। पहला आपका देखा पीएफसी। पीएफसी का मतलब क्या होगा? जब भी आप क्या कर रहे हो, अपने पैसे उसके सैलरी में से कुछ पैसा काट के अपने पास रख रहे हो, ठीक है। दूसरा वर्ड है आपका पीएफ। दूसरा वर्ड क्या है आपका? पीएफ। और तीसरा वर्ड है आपका पीएफआई। ये तीनों ही जो है आइटम्स हैं, ये अलग अलग जगह जाएगी, और इसका मतलब लेकिन हमें एक साथ समझने की कोशिश करेंगे, या हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पीएफसी तो हमें समझ में आ गया कि जब जब आप सैलरी में से कोई पैसा काट रहे हो अपने एम्प्लॉय का और उसको एक जगह जमा करके रख रहे हो, तो उसी को बोला जाएगा आपका पीएफसी। मतलब जब काटा आपने तो उसको पीएफसी बोला जाएगा, क्यों? क्योंकि वो आपका खर्चा है, तो आपको खर्चे में उसको शो करना पड़ेगा। पीएफ मतलब यानी कि क्या होगा? प्रोविडेंट फंड, ठीक है। जो आपने एक्चुअल पैसा काटा, अब उसको कहीं ना कहीं तो रखोगे ना। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो 5,000 मैंने काटा, ये मेरा पैसा है ना? ये उस एम्प्लॉय का पैसा है जो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, और वो कभी ना कभी लेके जाएगा कि मेरे पास परमानेंटली रहेगी अमाउंट? नहीं, ये मेरे पास परमानेंटली नहीं रहेगी। ये कहाँ, ये क्या कर दी जाएगी? ये उसे दे दी जाएगी। कब? जब वो रिटायर होगा। पर जब तक कि वो रिटायर नहीं होता, तब तक कि वो मेरे पास पड़ा हुआ है, और आपको नहीं लगता कि वो मेरे ऊपर 5,000 रुपए की लाइबिलिटी चढ़ा के बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पीएफ का अमाउंट है वो कहाँ शो करना चाहिए? अपने लाइबिलिटी साइड। कब तक? जब तक कि आपने उसको पैसा पेड किया नहीं, तब तक, ठीक है। अब ये जो 5,000 है आपके पास में, ये 2 जगह दिखेगा। पहला तो दिखेगा पीएफ के तौर पे यहां पे 5,000, और कैश देना था, कैश नहीं दिया, इसका मतलब 5,000 रुपए आपके पास में कैश एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करोगे?
आपको एड ऑन करना है इसके अंदर 5,000 रुपए अपनी तरफ से, और अपनी तरफ से एड ऑन करने के बाद में उसको क्या करना है, पैसे पेड करने हैं, ठीक है। और उसके बाद में अब आप उस गरीब का भला चाहते हो, तो क्यों ना उस 5,000 को जो आपके पास में पड़ा हुआ है वो क्या होगा, इन्फ्लुएंस के कारण वैसे भी सस्ता होता जाएगा, तो आप क्या करोगे, उसे इन्वेस्ट कर दोगे। आप उसके क्या कर दोगे, इन्वेस्ट कर दोगे, या कोई शेयर खरीद लोगे, या कोई प्रॉपर्टी खरीद लोगे, ऐसी कोई भी चीज खरीद लोगे जिसको आप क्या कर सकते हो, कुछ सालों में विड्रॉ या बेच के उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपके पास से क्या गया, अब आपके पास से कैश चला गया, और आपके पास एक चीज आ गई जिसका नाम रखा गया है PFI, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक एसेट गई है तो दूसरी एसेट आना चाहिए, तभी जाके ये बैलेंस होगा, मैच करेगा। बैलेंस शीट का मतलब ही यही होता है कि ये दोनों ही चीजें क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, ठीक है। और ये आपकी क्या है, बैलेंस शीट, ठीक है। तो 3 जगहों पे दिखेगा, 3 आइटम, PFC दिखेगा आपका इनडायरेक्ट मतलब PNL के अंदर, लाइबिलिटी साइड दिखेगा PF, और PFI यानी कि क्या, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आपका दिखेगा एसेट साइड, ठीक है। तो ये तीनों ही चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। आई होप अभी तक कि आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नहीं भी हुआ होगा तो हम लोग जब एग्जांपल करेंगे तो उसमें भी 1-2 बार और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, ठीक है। आइए एक एग्जांपल से इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल लूँ कि ऐसे ही समझा दो, चलिए ठीक है, ऐसे ही समझाने की कोशिश करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने बाइक खरीदा, ठीक है। अभी 12th पास आउट होंगे, पापा बोलेंगे एक काम कर भाई साहब, तू कॉलेज जाने वाला है, कॉलेज अगर बाइक से जाएगा तो ज्यादा अच्छा तरीका रहेगा या ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आपने बाइक खरीदा, ठीक है। अब आपकी जो बाइक आई है वो आई है, मान लेते हैं 50,000 रुपए की, ठीक है। 50,000 रुपए में 2,000 रुपए आपको लग गया इंश्योरेंस का, उसके बाद में और 3,000 रुपए लग गया आपने ट्रांसपोर्टेशन का, आपने रायपुर से बाइक खरीदी तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का लग गया, तो टोटल आपको बाइक कितने की पड़ी है, 55,000 की, ठीक है। और आपने आईने फाइने जो भी लगाना था उसमें एसेसरी लगाया और उसका खर्चा हो गया 5,000 रुपए, तो टोटल मिला के खर्चा कितना हो गया आपका, हो गया 60,000 रुपीज, ठीक है। इसी एक्सपेंस को बोला जाएगा आपका जो होता है वो इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सपेंसेस होते हैं वो उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंस, ठीक है। अब जब तक कि बाइक आपके घर के सामने खड़ी नहीं होती और जब तक कि आप उसको पहली बार यूज नहीं करते, ठीक है, तब तक के होने वाले जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे खर्चे उस एसेट के अंदर जोड़े जाते हैं, ठीक है। अगर ये एग्जांपल नहीं समझ में होगा तो आइए एक फनी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं वो ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए एक फनी एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, फन के तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये हो चुका है, इसे मिटा देते हैं। मिट नहीं रहा है, हाँ अब मिटा, एक सेकेंड ना, जस्ट सेकेंड, ठीक है, हो जाएगा ये थोड़ी देर में। हाँ चलिए, ज़्यादा ना मिटाते हुए, हो गया इतना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट उसके बाद अभी इस एग्जांपल के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कि आपने क्या किया, आपने अपना एक बिजनेस डाला, ठीक है, आपने एक ब्यूटी पार्लर डाला, ठीक है। और उस ब्यूटी पार्लर में क्या किया, आपने जापान से एक मशीन इंपोर्ट की, 1 करोड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 1 लाख रुपए की। वो मशीन करती क्या है कि वो मशीन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ से आपने जैसे ही बंदी डाली, ठीक है, यहाँ से आपकी बंदी बाहर आती है और सीधा बिल्कुल सज धज के बिल्कुल बाहर, जितना भी उसका डेंटिंग पेंडिंग जो भी करना रहता है वो सब वो खुद ही करके वापस आ जाती है, ठीक है। यानी कि वो मशीन ही खुद कर देती है, आपको कुछ करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने ये मशीन इंपोर्ट की और मशीन इंपोर्ट करके एक जगह इंस्टॉल किया, ठीक है। और पूरा जो खर्चा आया वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आया। 1 लाख की तो मशीन थी, ठीक है। जापान से यहाँ तक के आने का चार्जेस लग गया आपको 5,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद आपका जो शॉप था वो तीसरे फ्लोर पे था, वहां पे चढ़ाने का जो खर्चा लग गया आपको लग गया 2,000 रुपए। आपने कोई इलेक्ट्रिशियन फिटिंग की उसकी, तो उसके लिए आपको लग गया 1,000 रुपए, ठीक है। तो अब बताइए मुझे टोटल आपकी जो मशीन हुई है वो कितने की हुई है। देखिए 5,000 प्लस 2,000 7 और 1 8, 1,08,000 की आपकी ये मशीन हुई है, ठीक है। बट आपने क्या किया, आपने अपनी शॉप खोली, ओपनिंग किया, ठीक है। तो ये एक बंदा है राज, ठीक है, और ये उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। गर्लफ्रेंड का साइज बता दूं मैं पहले आपको, साइज मतलब काफी मोटी है, ठीक है। और ये भी आई, और ये राज भी आया और ये भी आई, ये क्या बोलता है, या ये बंदी क्या बोलती है,
तो ये जो बंदी है, ये बंदी क्या बोलती है कि मेरी 3 महीने बाद शादी है, तो मुझे क्या होना है, मुझे भी खूबसूरत बनना है, तो आप क्या करो, मुझे भी ब्यूटीफुल बना दो। ठीक है, ये बहुत मोटी है। ठीक है, तो मैंने भी सोचा पहले कि यार पहला कस्टमर है, इसको ना नहीं बोलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको डाल दिया मशीन के अंदर। अब जैसे ही डाला वैसे ही ये बीच में कहीं मशीन में जाके फंस गई, और वो ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, निकल ही नहीं रही है। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, अब ये जो फंसी हुई है, अब ये फंसी रहेगी तो मैं दूसरी लड़की को नहीं डाल सकता इसके अंदर, या दूसरी लड़की को खूबसूरत नहीं बना सकता। इस मोटी को मुझे पहले बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस मोटी को बाहर निकालने के लिए मैंने एक मिस्त्री बुलाया, और उस मिस्त्री ने पूरी मशीन खोला, और मशीन खोल के इस गधी को बाहर निकाला, और उसने मुझसे ले लिया 2000 रुपये। अब मुझे एक बात बताइए कि अब जो मेरी मशीन है वो कितने की हुई है, अब मेरी जो मशीन आई है वो कितने की हो गई है। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे इसमें से मेरी मशीन हो गई है 1,10,000 की। कई लोग मुझे क्या बोलेंगे कि ये मेरी जो मशीन आई है वो कितने की हो गई है, 1,10,000 की। पर मैं आपको बता दूं कि मेरी जो मशीन है वो 1,10,000 की ना होते हुए है 1,08,000 की। जैसे ही आपने कोई भी एसेट का पहला यूज कर लिया, उसके बाद में जितने भी खर्चे आपके पास में लगेंगे, या उस एसेट को जितने भी खर्चे लगाए जाएंगे, वो सारे के सारे खर्चे उस एसेट के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे नहीं। मैं बोल सकता हूं कि उसकी कॉस्ट में इंक्लूड किए जाएंगे नहीं, पर इसके पहले वाले जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे खर्चे इसके अंदर इंक्लूड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप मुझे लगता है कि ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे ये बोल रहा है कि रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, और इसको डाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर मैंने यही सेकेंड हैंड मशीन खरीदा होता और सेकेंड हैंड मशीन को रिपेयर और रिन्यूअल किया होता, तो वो मान लिया जाता कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक ठेला खरीदा जिसके 4 चक्के नहीं है, और उसमें मैंने चक्के लगवाए थे। ठीक है, 5,000 का ठेला था, 4 चक्के लग गए 1,000 रुपए के, मतलब 6,000 का हो गया मेरे को। तो मैं कॉस्ट क्या बोलूंगा कि 6,000 का मुझे वो ठेला पड़ा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको यूजेबल तक के लाने के लिए या यूज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये खर्चे नेसेसरी करने ही पड़ेंगे। बट ऑलरेडी वो यूजेबल था और उसके ऊपर मैंने खर्चे किए, तो उसको क्या बोला जाएगा, ये नेसेसरी खर्चे नहीं है। ठीक है, तो इसे कहां कर लिया जाएगा, इसे कहां डाल दिया जाएगा, इसे डाल दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, रिन्यूअल और रिपेयर्स अगर खर्चा आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये कहां का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, बट अगर उसने बोला ओल्ड मशीनरी खरीदा और उसके ऊपर रिपेयर्स और रिन्यूअल का खर्चा लगाया, या उसके ऊपर रिन्यूअल और रिपेयर्स का पैसा दिया, पेड किया, तो उस केस में आप बोलोगे कि हाँ ये कॉस्ट का पार्ट है उसके, और आप क्या मान लोगे कि वो उसके अंदर जाके इंक्लूड हो जाएगा। उस टाइम पे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा नहीं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये हम लोग जब बैलेंस शीट देखेंगे तो उस टाइम पे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इसको देखेंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। इंटरेस्ट का बता दूं कि जैसे आपने आउटसाइडर, 2 सोर्सेस होते हैं आपके पैसा इकट्ठा करने के, पहला होता है आउटसाइडर और दूसरा होता है इनसाइडर। आउटसाइडर मतलब यानी कि क्या, जैसे जो आपका पार्टनर नहीं है, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, आउटसाइडर। उसको भी इंटरेस्ट दोगे तो इंटरेस्ट पेड बोलोगे। और जो इनसाइडर होता है तो उसको बोला जाता है, उसको जो पैसा लाता है उसको बोला जाता है कैपिटल। तो जब आप इनसाइडर वाले के क्या पैसे लाने के ऊपर में इंटरेस्ट पेड कर रहे हो तो उसको बोला जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर अगर आउटसाइडर वाले के इस पे बोल रहे हो तो इंटरेस्ट पेड, बस इतना बोल के छोड़ दोगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद सैलरी टू पार्टनर। आउटसाइडर वाले को सैलरी दिया तो सिर्फ सैलरी, और अगर इनसाइडर वाले मतलब पार्टनर को सैलरी दिया तो सैलरी टू पार्टनर। नेक्स्ट उसके बाद कमीशन टू पार्टनर, सेम भाई, कमीशन अगर बाहर वाले को दिया तो सिर्फ कमीशन या कमीशन पेड बोल सकते हो, और अगर इनसाइडर वाले को दिया, पार्टनर को दिया, तो कमीशन टू पार्टनर, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपका आएगा नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एक्स और वाई ये 2 पार्टनर का नाम है, और इन्हीं पार्टनर के नाम के आगे, सॉरी इन्हीं पार्टनर के कैपिटल्स में ये ले जाके क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग जो मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम साइड की। ठीक है, अगर बात करना चाहे तो इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो देखिए बात कर ही लेते हैं, इसी में निपटा देते हैं, अगले लेक्चर तक के नहीं जाते। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, किसी भी चीज के आगे, कोई भी एक्सपेंस के आगे अगर लिख दिया जाए रिसीव्ड, तो इसका मतलब क्या होगा, वो इनकम होगा। देखिए हर चीज के आगे लिख रहा होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, अदर रिसीव्ड मतलब यानी कि क्या, और किसी चीजों की वजह से रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, एसेट बेचा और उसके ऊपर में आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो भी यहाँ पे डाल दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर में इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट पेड किया तो एक्सपेंस, इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनकम। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये चीज हम लोग बाद में देखने वाले थे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नहीं। ठीक है, वैसे ही
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या फर्क है कि इंटरेस्ट कैपिटल कब बोला जाएगा, जब कोई भी पार्टनर, आपका ओन बंदा या आपका ओन ओनर, ठीक है, आपके बिजनेस का ओनर आपके पास पैसा लाता है तो कैपिटल बोलते हैं, और लेके जाता है तो ड्रॉविंग बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी आप ड्रॉविंग के ऊपर में इंटरेस्ट लगाओगे तो वो आपकी इनकम हो गई, ठीक है। तो इसीलिए उसको यहाँ पे शो किया जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली अगर कभी लॉस आता है तो वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे भी लिख लेना चाहिए था कि ये करंट अकाउंट होता है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए करंट अकाउंट, ठीक है। इसका जो डिफरेंस है करंट अकाउंट का और पार्टनरशिप, सॉरी, करंट अकाउंट का और कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, ये जो डिफरेंस है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए नहीं, अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, ठीक है। और मैं आपको लिंक के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर प्रोवाइड करूंगा, आप मुझे वहां पे व्हाट्सअप कर सकते हो कि हाँ सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, ठीक है। सर क्या होता है, आप दोस्त जैसे हैं मेरे, आप मुझे कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर रे तो मत भूलिएगा, गिव द रिस्पेक्ट टेक द रिस्पेक्ट, फिर वैसे ही मैं भी आपसे बात करूंगा। चलिए जोक्स अपार्ट, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं वहाँ पे, और जैसे आपने मुझे टेक्स्ट किया आपको कुछ देर में, थोड़ी देर के बाद में मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अगर ज़्यादा ही कुछ होता है तो फिर मैं, अगर वो ऐसा लगता है कि नहीं अब उसको व्हाट्सएप पे नहीं समझा जा सकता, तो मैं सीधा उसका एक वीडियो बना दूंगा और वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो वीडियो आप वो लोग वहां से भी देख सकते हो, यूट्यूब से देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाय, सायोनारा, और फिर मिलेंगे, ठीक है।